नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एनसीईआरटी रिमझिम पाठ्य पुस्तक कक्षा चौथी से पाठ चौथा, जिसका भाग 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आज की कक्षा में हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पाठ का अभ्यास कार्य करने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए और देखिए वहां पे। तो चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे शब्दार्थ। जब हमने पाठ पढ़ा था इसमें कुछ शब्द आए थे, उन्हीं शब्दों के अर्थ। मुफ्त, जिसका अर्थ होता है बिना पैसों। अगर हम कोई वस्तु लेते हैं बिना पैसे दिए ही अगर हम वो लेते हैं तो वो मुफ्त कहलाती है। चटकारा, जीभ से चाटकर स्वाद लेना। समस्या, परेशानी। उचकाना यानी ऊपर उठाना। कंजूस, जो जरूरत के समय या जरूरत पड़ने के समय भी पैसे खर्च ना करे, उसे हम कहेंगे कंजूस। ललचाना, मन में लालच आना। किसी की कोई भी वस्तु या चीज देख करके हमारे मन में लालच आ जाए या ललचाना, उसको खाने का मन करे तो उसे कहेंगे ललचाना। बड़बड़ाना, बहुत धीरे से बोलना। उसके बाद है टहलना, धीरे धीरे चलना। घुरघुराना यानी मन ही मन में खुश होना या किसी बात को लेकर के बोलना। कोलाहल, शोर। बंदरगाह, समुद्र तट पर जहाज खड़े होने का स्थान, जहां पे नाव या जहाज आते और जाते उसे बंदरगाह। व्यापारी यानी दुकानदार। हक्का बक्का, हैरान होना। तो ये थे शब्दों के अर्थ। अब चलते हैं आगे। अब हम करेंगे पाठ्य पुस्तक का अभ्यास। तो यहाँ पे प्रश्न है तुम्हारी समझ, यानी इन प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ पढ़ने के बाद देने हैं समझ के। तो इनके उत्तर अभी हम यहाँ पे करेंगे। तो पहले हम ये वाली सेकंड वाला कर लेते हैं। भीखू भाई ऐसे थे। तो जब हमने बच्चों पाठ पढ़ा तो हमें भीखू भाई के बारे में कुछ जानकारी मिली। कहानी को पढ़कर तुम भीखू भाई के बारे में काफी कुछ जान गए होगे कि भीखू भाई कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था। तो वही चीजें यहाँ पे हमें लिखनी है। तो उनके बारे में कुछ वाक्य हमें बताने हैं। तो सबसे पहला यहाँ लिखा है, देखिए, उन्हें खाने पीने का शौक था, यानी वो खाने पीने के बहुत शौकीन थे। दूसरा है वह बहुत कंजूस थे, क्योंकि अगर बच्चों देखिए कंजूस नहीं होते तो वो वहीं से 2 रुपए का नारियल खरीद लेते और खा लेते, लेकिन वो पैसे खर्च करना नहीं चाहते थे। उसके बाद वह लालची भी थे। तो कंजूस और लालची दोनों थे। वह बातें करने में चतुर थे, यानी अपनी बातों से किसी को भी प्रसन्न कर सकते थे या फिर किसी को अपनी बातों में बढ़ा सकते थे। उसके बाद है अधिक खुश होने पर होश खो देते थे, यानी जब बहुत ज्यादा खुश होते थे तो अपने जो होश हैं वो खो देते थे, यानी दिमाग से नहीं सोचते थे उस समय क्या होने वाला है। तो ये भीखू भाई के बारे में कुछ बातें हैं। उसके बाद देखिए, क्या बढ़ा क्या घटा। बढ़ा यानी इंक्रीज, बढ़ना, और घटा यानी कम होना। बच्चों, कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कुछ चीजें बढ़ती हैं और कुछ चीजें घटती हैं। बताओ इनका क्या हुआ, ये घटे या बढ़े। यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में दे रखा है, हमें इसे पढ़ करके बताना है कि ये घटा या बढ़ा। नारियल का दाम, जैसे जैसे कहानी आगे चली वैसे वैसे कहानी में नारियल का दाम घटा यानी कम हुआ। भीखू भाई का लालच,
तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी वैसे भिक्खू भाई का लालच क्या हुआ, बढ़ता गया। यानी वो 2 रुपए में दे रहा था तो उन्होंने कहा 1 रुपए में, जब उन्हें 1 रुपए में दे रहा था तो उन्होंने कहा कि 50 पैसे में। तो इस तरीके से उनका लालच जो है वो बढ़ा। भिक्खू भाई रास्ते की लंबाई, यानी जो रास्ता उन्होंने तय किया था, जो चल के गए थे, उसकी वो बढ़ी या घटी? तो बढ़ी, क्योंकि वो धीरे धीरे बहुत आगे चले गए। उसके बाद है भिक्खू भाई की थकान, यानी वो चलते चलते थके, कम हुई या बढ़ी? तो बढ़ी। तो अभी हम ये प्रश्न उत्तर करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, हर बार भिक्खू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? क्यों हर बार वो कम दाम देना चाहते थे? हर बार भिक्खू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे कंजूस थे। अभी हमने पहले भी पढ़ लिया। अभी अब देखिए दूसरा प्रश्न है, हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था? यानी हर जगह जो था नारियल का जो दाम था, जो मूल्य था, उसमें कम क्यों था? वो कहीं एक जैसा क्यों नहीं था? तो नारियल के बगीचे में उसका दाम सबसे कम था क्योंकि वहां वह पैदा होता है, यानी वहां उसका बगीचे थे। जैसे जैसे वो आगे चलता है, पहुंच जाता है, उसमें सभी लोग की कमाई जुड़ जाती है। मंडी में जो भी ट्रेवल, जो भी जिसमें वो रख करके लाते हैं, ट्रक या ट्रॉली, उन सब का चार्ज भी ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इसीलिए आगे बढ़ते बढ़ते उसका दाम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है बच्चों। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, क्या भिक्खू भाई का नारियल सच में मुफ्त में ही मिला? क्या भिक्खू भाई को नारियल सचमुच मुफ्त में मिला? क्यों? तो भिक्खू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला, उसके लिए उन्हें मेहनत और परेशानी दोनों उठानी पड़ी। यानी एक नारियल के लिए उन्होंने बहुत परेशानी उठाई और बहुत मेहनत करी। इस तरह अगर हम मेहनताना, यानी जो उनकी मेहनत है, उसको अगर पैसों से तोले तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वैसे तो उन्हें नारियल फ्री में मिलेगा, लेकिन कितनी मेहनत करी तब जाके उन्हें वहां पे जाके अपनी जान जोखिम में डाल के तब जाके उन्हें वो नारियल मिला। उसके बाद है क्वेश्चन घ, वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? तो ये मैंने जब पार्ट पढ़ाया था तो वहां पे भी एक्सप्लेन समझाया था। क्योंकि बच्चों, बरगद का जो पेड़ होता है वो बहुत पुराना होता है, यानी वो कई सालों तक जिंदा रहता है, कई सालों तक वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी भी देखती है, तो इसीलिए उसे बूढ़ा कहा गया है। कहो कहानी, यदि इस कहानी में भिक्खू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती, बताओ। तो जिस तरीके से नारियल के लिए उन्होंने बहुत दूर तक चलते गए, यानी अपना मोल भाव करने लगे, तो ऐसे ही शायद वो आम के लिए भी करते, है ना? क्योंकि एक किसी का जो व्यवहार होता है वो तो बदलता नहीं है ना बच्चों, क्योंकि वो तो वही रहेगा, चाहे वो फल आम खाने की इच्छा हो, चाहे वो नारियल खाने की इच्छा हो, है ना? तो ये आपको स्वयं लिखना है। उसके बाद देखिए, बात की बात, कहानी में नारियल वाले और भिक्खू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। तो कहानी में जो कई बार नारियल वाले और भिक्खू भाई से बात हुई है वो आप दोबारा पढ़िए, और उसमें से कुछ अंश जो है यहाँ आप लिख सकते हैं। भिक्खू भाई, अरे भाई नारियल वाले कितने का है? 1 नारियल। तो नारियल वाला, बस 2 रुपए में अंकल जी, या फिर काका उसने कहा था। तो भिक्खू भाई, बहुत ज्यादा बता रहे हो, 1 रुपए देना तो दे दो, यानी 1 रुपए में देना है तो दे दो। नारियल वाला, अरे नहीं अंकल जी, 1 रुपए में लेना है तो मंडी में जाओ। भिक्खू भाई, कहाँ है मंडी? नारियल वाला, यहाँ से थोड़ी दूर। भिक्खू भाई, ठीक है वहीं जाता हूँ। तो इस तरीके से उनके बीच की जो वार्तालाप है उसमें थोड़ा सा बदलाव करके फिर से यहाँ पे लिखा है। तो आप भी कहानी में से लिख सकते हैं। उसके बाद है देखिए, शब्दों की बात। तो इसे हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए जिन्हें हम, जैसे नाना तो नानी, पतीली पतीला, यानी शब्दों को बदलना। ऊपर दिए गए उदाहरण की मदद से नीचे
दिए गए जगह में शब्द लिखो, यानी यहाँ पे कुछ दिए गए इन्हें हमें बदलना है। जैसे काका काकी, मालिन माली, मटका मटकी, दर्जी दर्जन, टोकरी टोकरा, गद्दा गद्दी। अब चलिए देखते हैं मंडी। तो मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। तो गूंजना यानी इकोइंग होना, वही आवाज जो है दोबारा वापस आना। मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा, तो आप सब भी कभी मंडी गए होंगे, क्योंकि मंडी जो होती है बड़े स्थान पे लगती है और वहां पे जो भी सामान होता है अधिक मात्रा में बिकता है, क्योंकि दुकान में वही चीज थोड़ी मात्रा में मिलती है और मंडी में वही सामान ज्यादा मात्रा में, थोक में जिसे हम कहते हैं, वो मिलता है, क्योंकि वहां पे बहुत ही और भीड़ भी होती है। तो मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा, अगर आप कभी गए हैं तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मंडी में तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से अपने सामान को बच्चों बेचना चाहता है, ताकि मेरा सामान जल्दी बिक जाए या ज्यादा मेरे लोग मेरे सामान को खरीदे। तो जैसे सबके अपने बेचने का तरीका होता है, जो बोलते हैं ना हमारा अपना ओन स्टाइल है, तो ऐसे ही सबका अपना तरीका होता है। जैसे ताजा टमाटर 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया। तो मैं भी मंडी अगर जाती हूँ तो भी देखती हूँ लोग इसी तरीके से कुछ सामानों को बेचते हैं। मंडी में से कैसी आवाजें सुनाई देती हैं, तो ये आप जैसे आलू प्याज टमाटर गाजर बंद गोभी, जो भी सब्जी या फल वहां पे बिकते हैं या कोई भी खाने की चीजें, तो उसे कैसे करके बेचते हैं, तो आप उसे आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। जैसे मीठी गाजर ले लो, आलू 10 का 2.5 किलो, आलू 10 का 2.5 किलो, मीठे मीठे अमरूद, पके आम। तो इस तरीके से आवाजें लगाते, तो आप यहाँ पे लिखिएगा। क्या तुमने अपने आसपास, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये है कि आपकी मंडी में क्या क्या सामान बिकता है, अगर इससे अलावा कुछ और बिकता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। और सेकंड का आंसर ये है। अब थर्ड, क्या तुमने अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहां बहुत शोर होता है, और उस जगह के बारे में लिखो। यानी आपके घर के पास कोई ऐसा स्थान है जहां पे हमेशा आवाजें आती हैं। तो मेरे घर के पास है, तो उसी को मैं लिख रही हूँ। मेरे घर के पास हर मंगलवार को बाजार लगता है, वहां बहुत शोर होता है, सड़क के दोनों किनारे पे दुकानें लगती हैं, दुकान वाले जोर जोर से बोल बोल कर ग्राहकों को बुलाते हैं। यह बाजार हर शाम को भी लगता है, लोगों की भीड़ और दुकानदारों की आवाजें सब कुछ मिलाकर बहुत शोर होता है। अगर आपके घर के पास कोई मॉल है या कोई और स्थान है, स्कूल है या जो भी स्थान है आपके घर के पास जहाँ बहुत शोर होता है, या पार्क या बगीचा, तो आप उसके बारे में लिखिए। चलिए, गुजरात की झलक, मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे तुम यह अंदाजा लगा सकते हो। तो ये हमें पहले ही उन्होंने बताया है कि ये कहानी जो है गुजरात की है बच्चों। तो लेकिन हमने कैसे पहचाना कि हाँ ये कहानी जो है गुजरात से ही है। तो गुजरात की जो कहानी है, तो इस चित्रकथा में भिखू भाई का जो पहनावा है, उनके जो पहनने का तरीका है, जो स्टाइल है बच्चों, वो कैसा है गुजराती। कि वहां के जो लोग हैं कपड़े कैसे पहनते हैं, इस तरीके के आपने देखे होंगे। देखिए, ये देखिए इस तरीके से फैले हुए, और उसका जो आकार होता है और पगड़ी वगैरह, और गले में भी, और बहुत रंग बिरंगे कपड़े भी होते हैं बच्चों। हाँ, तो यहाँ से एक तो हम उनके कपड़ों से पहन सकते हैं, यानी उनके पहनावे से हम पहचान सकते हैं। दूसरा, वहाँ जो पेड़ पौधे, ऊंट वाले माली, उनके जो कपड़े थे जो चित्र में दिखाए गए हैं, उससे पहचान सकते हैं कि ये गुजरात की लोक कथा है। और उनके द्वारा जो बोली जाने वाली जो भाषा है, जैसे उसमें प्याज को बोला गया कांदा बटाटा, और छूछे, इन शब्दों का प्रयोग हुआ। तो ये गुजराती भाषा है के शब्द है, तो इसीलिए ये गुजराती कथा है।
तथा नाव के दृश्य इत्यादि से पता लगता है कि यह गुजरात की लोक कथा है। यानी वहां के पहनावा, वहां की बोलचाल और वहां के जो चित्र है या वहां के जो लोगों का रहन सहन, उसे देख करके हम बता सकते हैं कि ये गुजरात की कथा है। ऐसे ही अगर हम बंगाल में जाते हैं तो वहां के लोगों का जो पहनावा है उसको देख करके हम पहचानते हैं, हाँ ये बंगाल, ये कलकत्ता की कहानी है। तो ऐसे ही पंजाब, तो ये गुजरात की कथा है। गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई और बहन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तेलुगु के में नाम के आगे गारू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। यानी जब गुजराती लोग जो अगर किसी को आदर दे के बात करते हैं तो वहां पे भाई और बहन बेन शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि अभी कहानी में ही उन्होंने कहा, भीखू भाई ने अपनी पत्नी को कहा लाबू बेन। तो बेन वैसे तो हम लोग बहन कहते हैं, लेकिन बेन। तो और गुजरात और तेलुगु में अगर हम किसी को सम्मान देते हैं तो आदर के लिए गारू शब्द का प्रयोग, और हिंदी में हम जी लगाते हैं। जैसे तो ऐसे ही तुम्हारी कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। तो जैसे कि मेरी कक्षा में भी हर राज्य से एक दो बच्चे हैं, हर तरीके मतलब हर राज्य से हैं, तो उनकी भाषाएं सबकी अलग अलग हैं। तो ऐसे ही आपकी कक्षा में भी आपके जो दोस्त होंगे वो अलग अलग प्रांत, अलग अलग राज्य से होंगे। तो आपको पता करना है कि उनकी भाषा में किसी को जब आदर देने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप अपने आप कीजिएगा, ठीक है। आप अपनी कक्षा में पता कीजिएगा, अपने दोस्तों से बात कीजिएगा, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन है, लेकिन ऑफलाइन में भी आप बात कर सकते हो, फोन करके भी, या फिर कक्षा में भी बात कर सकते हो अपनी अध्यापिका के साथ, ठीक है। तो जैसे कि कुछ शब्द हैं यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तो इन्हें भी आप जानिए। हम बहन जी कहते हैं, सर कहते हैं, महाशय भी कहते हैं, श्रीमान जी भी कहते हैं हिंदी में, और साहब भी कहते हैं, भाई साहब भी कहते हैं, भैया जी भी कहते हैं, मैडम भी कहते हैं इंग्लिश में, सर भी कहते हैं, और आदि शब्दों का प्रयोग या इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मेरी भाषा हिंदी है तो मैंने यहाँ पर ज्यादा शब्द हिंदी के लिखे। तो आप अगर कहीं और प्रांत, किसी और प्रांत से, तो आप उन शब्दों को भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज जो हमने मुफ्त पाठ का भाग 2 पढ़ा, जो भी अभ्यास कार्य किया, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।